सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास युवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। तीसरा चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, और इसकी हमारी एक क्लास हो गई थी, यानी अपन कह सकते हैं कि इसका पार्ट फर्स्ट हो गया था। देखो, हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं। चालक पदार्थों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। इन दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अपघट्य पदार्थ। फिर हमने विद्युत अपघट्य पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया था, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। और उसी कड़ी में लगातार हमने फिर अंत में चर्चा की थी विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इन सब बातों का अध्ययन हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। और अब हमारा इस पार्ट सेकंड में जो टॉपिक है वो रहेगा विद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका अध्ययन हम इस पार्ट 2 में करेंगे, तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। देखो, पहले हम ये समझते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल कहते किसे हैं। वैसे हमने पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, यानी हमें ये पता है कि हम उस सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उस सेल को अपन विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहाँ पर अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। देखो, अपन ये कह सकते हैं कि वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस पात्र को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। देखो, समझना मेरे साथ साथ आप, हम कह सकते हैं वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन यानी हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। देखो क्या कहा हमने कहा कि वह पात्र को हम युक्ति भी बोल सकते हैं, साधन भी बोल सकते हैं। वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब देखो, हम इस सेल का निर्माण कैसे करेंगे। इस सेल का निर्माण करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। एक पात्र लेंगे, उसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या विलयन भर देते हैं। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उन इलेक्ट्रोडों को विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण हो जाएगा। देखो, डायग्राम से हम इसको समझ रहे हैं। ये हमने कोई पात्र लिया, पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। ये लो, ये मैंने विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया, किसी विद्युत अपघट्य का विलयन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए।
2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी या कोई विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये लो, ये है पॉजिटिव सिरा, ये है नेगेटिव सिरा। देखो हमने इसमें क्या भरा, हमने इसमें भरा विद्युत अपघटय का विलयन। तो अपन कह सकते हैं विद्युत अपघटय का विलयन। ठीक है, ये हमने क्या लिए, इलेक्ट्रोड। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड। कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड। यानी ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। क्या कहा इसको, कैथोड, और इसको एनोड। ये हमने लगा दी बैटरी, या अपन कह सकते हैं विद्युत स्रोत। ये हमने लगा दी बैटरी। अब देखो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, एक विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। अब देखो आप, हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र में विद्युत अपघटय का विलयन भर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया। यानी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है वो पॉजिटिव होगा, जिसको हमने क्या कहा, एनोड। और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा वो ऋणात्मक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अब देखो हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। अब एक चीज़ क्लियर कर लो आप यहीं पे, विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड है वो तो होता है पॉजिटिव और जो कैथोड होता है नेगेटिव। अब देखो हम इनके बारे में आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि जो एनोड है, एनोड, इस पे तो होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड है इस पे होगा रिडक्शन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और कैथोड पे रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। और इन्हीं के आधार पर हम इनको एनोड और कैथोड कहते हैं। यानी हम आवेशों के आधार पर हम कैथोड एनोड नहीं कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर कैथोड और एनोड नाम देते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि एनोड पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया, और हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसका मतलब विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस का होता है और कैथोड माइनस का होता है। फिलहाल आप इतनी बातें ध्यान में रखो, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो हमने विद्युत अपघटनी सेल बना लिया। जब हम बैटरी से इनको जोड़ेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि जब विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। तो पहले आप इस डायग्राम को बना लो आप, ठीक है ना। और फिर हम इस डायग्राम को हटा के और फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है ना। एनोड, कैथोड, ये कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, पॉजिटिव सिरे से पॉजिटिव, नेगेटिव सिरे से नेगेटिव। ये पात्र लिया है
और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और विद्युत अपघटय का विलयन भर दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण हो गया। अब देखो आप, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं। पहले बात करते हैं हम एनोड की। एनोड पर अब देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। हम क्या कहेंगे, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बात तो आप ये ध्यान में रखोगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस विद्युत अपघटनी सेल के लिए कह रहे हैं हम कह सकते हैं एनोड धनात्मक होता है। एनोड, ये बात हम विद्युत अपघटनी सेल के लिए लिख रहे हैं, याद रखोगे आप, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। यह एनोड धनात्मक होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब इसके पास नेगेटिव आयन आएंगे, यानी अपन कह सकते हैं ऋणात्मक आयन इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित। अब देखो हमने विद्युत अपघटय का विलयन बनाया है, इसका मतलब विलयन बनाया है, एक तो विद्युत अपघटय के आयन होंगे और एक जो विलयन जिसमें हमने बनाया, जैसे मान लो हमने जल में बनाया, इसका मतलब जल में क्या होते हैं, H+ और OH-। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय के ऋणात्मक, क्या कहेंगे, ऋणात्मक आयन अथवा जल के OH- आयन, जल के OH- आयन इस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। इस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। देखो क्या कहा हमने क्या कहा कि एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, एनोड धनात्मक होता है, किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। फिर हमने क्या कहा कि विद्युत अपघटय के ऋणात्मक आयन अथवा जल के OH- आयन इस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखो कौन से आयन जाएंगे, ये डिपेंड करेगा विद्युत अपघटय के ऊपर, ठीक है ना। ये तो बात हुई एनोड की। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कैथोड की, तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ। देखो ये लो, आपको पता हो गया। अब बात करूँगा मैं कैथोड की। देखो क्या कह सकते हैं अपन कहेंगे कि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। अब देखो कैथोड यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, इसका मतलब इसकी तरफ पॉजिटिव आयन आकर्षित होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि देखो पहले अपन कहेंगे कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा,
धनात्मक होता है। यहाँ पे लिखेंगे कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। फिर क्या कहेंगे, विद्युत अपघटय के, विद्युत अपघटय के धनात्मक आयन, धनात्मक आयन अथवा जल के H+ आयन, जल के H+ आयन इस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब देखो, यानी अब आपको इतना पता हो गया है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होगा और कैथोड कैसा होगा। एनोड तो होगा धनात्मक, कैथोड होगा ऋणात्मक। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोडों पर निम्न विक्रियाएं संपन्न होती हैं। हमने क्या देखा कि एनोड पर ऑक्सीकरण विक्रिया संपन्न होती है। एनोड धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक। इसकी वजह से विद्युत अपघटय के ऋणात्मक आयन अथवा जल के OH आयन इस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। फिर हमने बात की कैथोड की, कि कैथोड पर अपचयन विक्रिया होती है और कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। विद्युत अपघटय के धनात्मक आयन अथवा जल के H+ आयन इस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, कोई विद्युत अपघटनी सेल है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड होगा पॉजिटिव, कैथोड होगा नेगेटिव। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान एनोड पे ऑक्सीकरण विक्रिया होगी और जो धनात्मक आयन है वो एनोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित। और जो कैथोड है उस पे अपचयन विक्रिया होगी और जो धनात्मक आयन है वो इसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित। ये हमने देख लिया। अब देखो, अब हम ये देखते हैं, हमने कह तो दिया कि विद्युत अपघटय के आयन अथवा जल के आयन, यानी आयनों का एक युग्म हो गया। युग्म इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा आयन पहुंचेगा, हमें अब ये जानना है कि इलेक्ट्रोडों पर कौन सा आयन पहुंचेगा और अभिक्रिया को संपन्न करेगा। तो देखो इस चीज़ को अब हम समझते हैं, यानी हमें ये पता हो गया अब कि दो इलेक्ट्रोड हैं, क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों की तरफ आयन युग्म आकर्षित होते हैं। आयन युग्म भाई, जैसे एनोड है, अभी हमने देखा कि एनोड पॉजिटिव है तो उसकी तरफ विद्युत अपघटय के ऋणात्मक आयन जाएगा, या तो ऋणात्मक आयन जाएगा या फिर जल का OH-। तो यहाँ पे दो आयन हो गए, यानी आप ऐसे समझो, देखो ये एनोड है, ये एनोड है, ठीक है ना। अब इस एनोड की तरफ एक तो कौन जा सकता है, विद्युत अपघटय। हमने क्या देखा कि एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो जाएगा विद्युत अपघटय का ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ठीक है, वह जल का OH- आयन। समझना इस चीज़ को, आप देखो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको पता होगा ना कि कौन सा आयन सबसे पहले जाएगा, तब जाके आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को समझ पाओगे, ठीक है ना। और ये रहा मान लो कैथोड, हमें पता है कैथोड यहाँ पे निगेटिव होता है। अब ये निगेटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ इसके पास कौन आकर्षित होंगे, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का धनात्मक आयन, धनात्मक आयन व जल का
H प्लस आयन। अब देखो मैं आपको क्या चीज़ समझना चाह रहा हूँ, मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो युग्म हो गए, ऋण आयनों के भी क्या हो गए, दो युग्म, और धन आयनों के भी क्या हो गए, दो युग्म। अब ऋण आयनों के दोनों युग्मों में से एनोड पर कौन सा जाएगा, कौन सा पहुंचेगा और कौन सा अभिक्रिया को संपन्न करेगा, यही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि धन आयनों के दो युग्म हो गए यहाँ पे। अब कौन सा जाएगा कैथोड पे और कौन सा अभिक्रिया को संपन्न करेगा। तो इस बात को समझने के लिए हम जो आयन हैं उनका हमें वरीयता क्रम ध्यान में रखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयनों की प्राथमिकता का, क्या कहेंगे, आयनों की प्राथमिकता, प्राथमिकता बोल दो, वरीयता बोल दो, प्राथमिकता का घटता क्रम, बस इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। आयनों की प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम। पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड का मतलब है, अरे ऋण आयनों की बात कर रहे हैं, यानी एनोड पर कौन सा ऋण आयन सबसे पहले पहुंचेगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आयनों की प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम। देखो इनका घटता हुआ क्रम क्या है ऋण आयनों का, I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस और लास्ट में आएगा आपका F माइनस। एक तो आपको ये क्रम ध्यान में रखना है ऋण आयनों के संदर्भ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैथोड पर। अब हमें पता है यहाँ पर कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब धनात्मक आयन इसकी ओर क्या होंगे, आकर्षित। तो अब हम कैथोड की बात करें तो देखो इनका जो क्रम है वो होगा Hg प्लस Cu2 प्लस H प्लस Ni2 प्लस Fe2 प्लस Zn2 प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस और लास्ट में Na प्लस। एक आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, यानी ये ऑर्डर तो दोनों ऑर्डर आपको ध्यान में होने बहुत ज़रूरी हैं। ये ध्यान में, तो फिर आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे कि एनोड पे कौन सा ऋण आयन पहले पहुंचेगा और कैथोड पे कौन सा धन आयन पहले पहुंचेगा। फिर आराम से आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को, यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को आप आसानी से समझा सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के कुछ एग्जाम्पल, और हम उस एग्जाम्पल की सहायता से विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप बने रहिए मेरे साथ। देखो मैं इन ऑर्डरों को ना ऊपर लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको इन ऑर्डरों में देखना है कि कौन सा आयन पहले आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोनों ऑर्डरों को, I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस और एक है हमारा F माइनस, ठीक है ना। देखो I Br Cl OH NO3 SO4 2 माइनस F, I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस और F माइनस, ठीक है ना। दूसरा मैं यहाँ लिख दूँ Hg प्लस Cu2 प्लस H प्लस और फिर क्या है Ni2 प्लस, फिर Fe2 प्लस, फिर Zn2 प्लस, Zn2 प्लस और फिर Al3 प्लस, Al3 प्लस और फिर Mg2 प्लस और लास्ट में Na प्लस। एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं, इन ऑर्डर को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो
अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ध्यान से आप समझेंगे। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कह सकता हूँ एग्जाम्पल पहला। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पीटी इलेक्ट्रोडों के मध्य, पीटी यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य HCl का विलयन, HCl का विलयन। ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य HCl का विलयन। अरे सीधा सा मतलब ये है कि प्लेटिनम के तो होंगे इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटन किसका? HCl का। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन के रूप में हमने क्या लिया है? HCl का विलयन या HCl का जलीय विलयन। ठीक है, अब देखो पहले मैं बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे। देखो मैं ले रहा हूं पहले प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, तो ये लो, ये मैंने प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। करना क्या है? इनको हमें बैटरी से जोड़ना है, तो ये लो, ये मैंने इनको बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो ये तो है हमारा कैथोड, इस बात को आप अपने माइंड में सेट ही कर लो, यानी ये तो है नेगेटिव और ये है, ये तो कैथोड है और ये है एनोड, ये एनोड और ये है पॉजिटिव। क्या बताया मैंने? कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें मैं भर दूं क्या? HCl का जलीय विलयन, ये लो, ये मैंने HCl का विलयन भर दिया। ठीक है, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे, इसमें क्या भरा हमने भरा है HCl का जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन। इलेक्ट्रोड पीटी के, तो आप सब लिख दो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं। अब देखो आप समझना चीज़ को, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, एक पात्र लिया, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लिए जिनको बैटरी की सहायता से जोड़ दिया और HCl का जलीय विलयन भर दिया। अब देखो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी, या अपन कह सकते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखो एक चीज मैं आपको पहले कर दूं क्लियर, यहाँ पे देखो जलीय विलयन है, इसका मतलब इसमें H+ आयन है, H+ आयन है और OH- आयन है, और HCl हमने क्या लिया है? विद्युत अपघटन के रूप में, इसका मतलब H+ और Cl- भी होंगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ H+, Cl-, H+ OH-, ठीक है ना। अरे भाई HCl का जलीय विलयन है, इसका मतलब जल के आयन भी होंगे, H+ भी होगा, OH- भी होगा, और HCl है तो H+ भी होगा और Cl- भी होगा, ठीक है ना। अब देखो अब हम कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होगी। अब समझना आप, देखो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं HCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार
होता है। देखो HCl है, इसका मतलब टूटेगा ये किसमें, H प्लस Cl माइनस, जल है ये टूटेगा H प्लस OH माइनस। अभी मैंने इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया नहीं लिखी हैं, ये विलयन में आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं एट एनोड, पहले मैं एनोड की बात करता हूँ, एट एनोड। देखो अभी मैंने आपको बताया कि एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और यहाँ पर एनोड कैसा है, धनात्मक है। इसका मतलब बात सीधी सी ये है कि इसकी तरफ ऋणात्मक आयन जाएंगे। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के ऋणात्मक आयन हैं, जल का तो क्या है OH माइनस और विद्युत अब घटेगा क्या है Cl माइनस। अब देखो अब ये क्रम आपको देखना है, वरीयता क्रम में जो आयन पहले आ रहा है वही इस इलेक्ट्रोड पर आकर अभिक्रिया को संपन्न करेगा। तो देखो एक तो OH माइनस और एक है Cl माइनस, देख सकते हो आप, OH माइनस ये रहा और Cl माइनस ये रहा। इसका मतलब इस एनोड पर OH माइनस आयन की बजाय Cl माइनस आयन आकर अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2Cl माइनस और Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब बात करूं मैं एट कैथोड, यानी कैथोड पे क्या जाएंगे, कैथोड यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इसका मतलब कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे और हमारे पास पॉजिटिव आयन तो समान ही है, जल का भी H प्लस आयन है और HCl का भी H प्लस आयन ही है। इसका मतलब यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2 गैस। अब देखो आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो गई, इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया हमने संपन्न करवा दी। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य जो HCl का विलयन था उसका हमने क्या करवा दिया, विद्युत अपघटन, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं HgNO3 के विलयन का, समझना आप। मैं यहां पे लिख दूं HgNO3 का जलीय विलयन या HgNO3 का विलयन, एक ही बात है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा हमारा, कौन सा होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य HgNO3 का जलीय विलयन, जलीय विलयन। देखो सेल हमारा ये रहेगा, चेंज क्या होगा, विद्युत अपघटन, वहां पे था HCl का जलीय विलयन, यहाँ पे रहेगा HgNO3 का जलीय विलयन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं HgNO3 का जलीय विलयन। अब देखो आयन भी अब चेंज हो जाएंगे, यानी H प्लस OH तो रहेंगे लेकिन अब यहाँ पर Cl माइनस आयन नहीं रहेगा, बात सीधी सी ये है। अब यहाँ पे क्या रहेंगे, H प्लस OH तो रहेंगे, इसके अलावा Hg प्लस और NO3 माइनस आयन इस विलयन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वही दो क्या हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, ये एनोड है ये कैथोड है, एनोड धनात्मक है कैथोड ऋणात्मक है और दोनों को हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे HgNO3 के जलीय विलयन, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है, विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है। देखते हैं
निम्न प्रकार होता है। देखो क्या होगा, AgNO3 टूटता है किन में, Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस आयनों में। कोई दिक्कत नहीं है, जल है इसका तो हमें पता है ही, ये टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस। क्या लिखूँगा, एट एनोड, एनोड पॉजिटिव है, ये लो। अब देखो वही बात, ऋणात्मक आयन इसकी ओर जाएंगे और यहाँ पर दो प्रकार के ऋणात्मक आयन हैं, NO3 माइनस और OH माइनस आयन। ठीक है ना, देखते हैं क्रम। NO3 माइनस आयन से पहले OH माइनस आयन आ रहा है, इसका मतलब एनोड पर कौन आएगा, OH माइनस आयन। और अभिक्रिया क्या होगी, 4OH माइनस आयन, 4OH। तो एक तो बनेगी O2 गैस प्लस 2 बनेंगे जल के अणु और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बात करते हैं एट कैथोड की, एट कैथोड। कैथोड यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक, इसका मतलब इसकी तरफ धनात्मक आयन आकर्षित होंगे। हमारे पास दो प्रकार के धनात्मक आयन हैं, Ag प्लस H प्लस। देखो वरीयता क्रम, ये तो रहा H प्लस और ये रहा Ag प्लस। इसका मतलब अभिक्रिया में यानी इस कैथोड पे Ag प्लस आयन पहुँचकर अभिक्रिया को संपन्न करेगा। और यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पे होगी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और Ag धातु। अब देखो आप, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AgNO3 के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप एनोड पे तो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, जबकि कैथोड पे हमें क्या मिलेगी, Ag धातु। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कैथोड पे Ag धातु प्राप्त होती है, अवक्षेपित होती है या निक्षेपित होती है। अब देखो आप एक चीज देखो आप, Ag प्लस आयन कैथोड पे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है, और OH माइनस आयन एनोड पर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यानी अपन अगर विलयन की बात करें तो विलयन में शेष क्या बचा रहेगा, HNO3। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी अपन कह सकते हैं कि जो विलयन बचेगा उस विलयन में HNO3 शेष रहेगा। और हमें पता है HNO3 एक अम्ल है, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इस विलयन की pH घट जाती है, pH घट जाती है। आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका NO3 माइनस, इसका H प्लस, तो अपन कहेंगे कि विलयन में HNO3 शेष बचा रहता है, जिसकी वजह से उस विलयन की pH घट जाती है। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य AgNO3 का जलीय विलयन। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो हम अगला एग्जाम्पल लेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य NaCl का जलीय विलयन। देखो आप ध्यान से, आप लगातार मेरे साथ समझते चले जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, ठीक है ना। देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या लूँगा मैं, ध्यान से आप समझना। तीसरा एग्जाम्पल लूँगा मैं यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। देखो चेंज क्या होगा, विद्युत अपघटय का जलीय विलयन। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, ठीक है। वही प्लेटिनम के क्या हैं, इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और बैटरी हमने लगा रखी है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी, स्टार्ट होगी। अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता
है। देखो अब की बार H प्लस OH माइनस तो रहेंगे जल में, अब की बार क्या रहेंगे Na प्लस और Cl माइनस, यानी हम कह सकते हैं कि NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस आयनों में, और जल का पता है ही हमें, जल H प्लस प्लस OH माइनस। बात करते हैं एट एनोड की, ये लो। अब बताओ आप, हमारे पास दो प्रकार की ऋणायन है, Cl माइनस OH माइनस, Cl माइनस OH माइनस। देखो देखिए Cl माइनस से पहुँचेगा तो अपन कह सकते हैं 2Cl माइनस Cl2 गैस बनेगी और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो गई। बात करते हैं एट कैथोड की, ये लो कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के धनायन है, Na प्लस H प्लस, Na प्लस H प्लस। देखो देखिए ये तो रहा H प्लस और ये रहा Na प्लस, यानी कौन जाएगा H प्लस आयन, यानी अपन कह सकते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, यानी कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो गई। इस प्रकार से प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य NaCl के जलीय विलयन का क्या होता है, विद्युत अपघटन। यानी अपन कह सकते हैं कि NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमें एनोड पे तो क्या मिलेगी Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें क्या मिलेगी हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो अगर हम विलयन की बात करें कि विलयन में शेष क्या बचेगा, देखो Cl माइनस आयन एनोड पे अभिक्रिया में भाग ले रहा है, H प्लस आयन कैथोड पे अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी बस क्या गई Na प्लस OH। यानी अपन कहेंगे कि विलयन में शेष क्या बचता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से pH का मान बढ़ जाता है। अरे क्षार है तो क्षार की pH अधिक होती है, अम्ल की pH कम होती है, तो विलयन में क्या बच जाएगा NaOH, जिसकी वजह से pH बढ़ जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो मैं ले रहा हूँ चौथा एग्जाम्पल। अब देखो चौथे एग्जाम्पल में क्या लूँगा मैं लूँगा NaCl का गलित विलयन। जलीय तो हमने ले लिया है, अब लूँगा मैं गलित। इसको और समझो आप, देखो क्या लेंगे NaCl का गलित विलयन, जलीय को मैं हटा रहा हूँ अब, और ध्यान से समझना आप कि इनमें अंतर क्या है। जलीय विलयन और गलित विलयन के विद्युत अपघटन में क्या अंतर है, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या लूँगा NaCl का गलित विलयन। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझो। आप देखो जलीय विलयन तो वह है जो जल में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है गलित है। इसका मतलब यहाँ पर जल तो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ NaCl की जो अवस्था है वो अपन कह सकते हैं गलित अवस्था है, यानी पिघली हुई अवस्था हम इसको कह सकते हैं। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे NaCl का गलित विलयन। इसका मतलब अब इसमें H प्लस और OH माइनस नहीं है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है, यानी अब जल नहीं है, अब Na प्लस Cl माइनस। क्या कहेंगे, हम कहेंगे NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है। विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है, समझना आप ध्यान से, निम्न प्रकार होता है। देखो जल तो है नहीं, अब इसका मतलब न तो H प्लस आयन रहेंगे और न OH माइनस आयन, यानी यहाँ पे केवल रहेगा NaCl, टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस आयन में। क्या कहेंगे एट एनोड क्या होगा, देखो
एक ही आयन है Cl माइनस आयन, इसका मतलब 2Cl माइनस और Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात करते हैं एट कैथोड की। कैथोड यहाँ पे क्या है, निगेटिव, धनात्मक आयन एक ही है Na प्लस, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन यानी सोडियम धातु हमें प्राप्त होगी। बात सीधी सी ये है, क्या कहेंगे कि जब हम NaCl के गलित विलयन का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जबकि कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन और NaCl के गलित विलयन का वैद्युत अपघटन, ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए। अब देखो एक लास्ट का एग्जाम्पल अपन और ले रहे हैं, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रोड चेंज कर रहा हूँ। मैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड नहीं लूँगा, मैं लूँगा कॉपर के इलेक्ट्रोड। और देखना ये जो 5वां एग्जाम्पल आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, पहले कर रहा हूँ मैं। हम ले रहे हैं वैद्युत अपघटन का नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। और ये जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझना इस चीज़ को आप। हमारा एग्जाम्पल है 5, और 5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य CuSO4 का विलयन। अब देखो आप इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहले मैं डायग्राम बना दूं, ये तो हमारा रहा पात्र। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये कॉपर के हैं, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड हैं। हम इनको वही बैटरी से जोड़ेंगे। ये लो मैंने जोड़ भी दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे CuSO4 का विलयन का जलीय विलयन, ठीक है। और ये हमारा वही क्या है, एनोड जो पॉजिटिव है, और ये है हमारा कैथोड जो नेगेटिव है। ये लो, ये हमारी बैटरी है ही, और मैं लिख दूँ यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड, वो भी कॉपर का है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, कॉपर के हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो आप, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब देखो हमें ये तो पता है कि एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी और कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ एट एनोड। अब देखो आप, एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी, और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर एनोड कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। इसका मतलब यहाँ पे अभिक्रिया होगी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। बात करूँ मैं एट कैथोड की, ठीक है। कैथोड भी हमें पता है अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये होगी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu धातु। अब देखो
यानी इस इलेक्ट्रोड से तो कॉपर धातु क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। यानी अपन कह सकते हैं कि एनोड से कॉपर धातु धुल रही है या बाहर निकल रही है, और इस कैथोड पे कॉपर धातु निक्षेपित हो रही है, या अपन ऐसे कह सकते हैं प्राप्त हो रही है या अवक्षेपित हो रही है। ठीक है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम धातुओं का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण किया जा सकता है। देखो ये है एनोड और ये है कैथोड। अपन ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्ध धातु का तो हम क्या ले लें, एनोड, और शुद्ध धातु का क्या ले लें, कैथोड, और फिर हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा उस अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम धातुओं का शुद्धिकरण या अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक तो अपन ये काम कर सकते हैं, दूसरा इसका उपयोग है, देखो हम कह सकते हैं कि धातुओं पर सोने व चांदी का जो लेपन किया जाता है वो लेपन भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी विद्युत लेपन। विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है वो भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य CuSO4 का विलीन लिया। कॉपर पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एनोड पे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा आज हमने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। हमने ये देखा कि विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण हमने देखा। फिर हमने विद्युत अपघटनी जो सेल है इसमें जो अभिक्रिया होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को हमने अलग अलग उदाहरणों से समझा। तो आज का हमारा टॉपिक था विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है ना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लेंगे विद्युत अपघटन के नियम, यानी अपन कहेंगे फैराडे के नियम, उनको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।